लास्ट चैप्टर ऑफ डीजी, हेडलाइन डालिए एनवलप्स एंड डेवलप सर्फेसेस। एनवलप एंड डेवलप सर्फेसेस। एमएससी का क्लास हमारे यहाँ चलेगा, ठीक है ना। ये हम आपको बता इसलिए दे रहे हैं कि अगर आप पढ़ने के मूड में हो, जैसे एमएससी की पढ़ाई डीडीयू में बहुत ख़राब है, बहुत वर्सन देन वर्स है, तो पढ़ने के अगर मूड में हो तो स्टार्टिंग में ही एडमिशन लेंगे, क्योंकि एक ही बैच बनाएंगे, ये नहीं कि 2 बैच चल रहा है, कोई मतलब नहीं है। तो स्टार्टिंग में ही एडमिशन लेके ढंग से पड़ेगा। उसका पैकेज 6-6 महीने का होता है। जैसे इसकी ये हम नहीं कहेंगे कि हम 4 महीने में, हाँ ऑब्वियसली भाई जुलाई से हमको लगता है एमएससी का भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है। आप लोगों का भी जुलाई से क्लास शुरू हो जाएगी। जुलाई से जनवरी एक सेशन जाता है, फिर उसके बाद जनवरी से आपका रिजल्ट आते ही क्लास शुरू हो जाती है। वही जनवरी से आपका फिर जून तक एक सेशन जाता है, मतलब ये नियम होता है। एमएससी में छुट्टी नहीं मिलती है, 10 दिन की केवल छुट्टी मिलती है साल भर में ओवरऑल। तो मतलब घर समर वैकेशन विंटर वैकेशन नहीं होता है ना। सेशन एग्ज़ाम के बाद छुट्टी से, आज एग्ज़ाम ख़त्म हुआ 10 दिन में रिजल्ट, वही 10 दिन की छुट्टी होती है, फिर क्लासेस शुरू हो जाती है अगले दिन से, ठीक है। तो ये सिस्टम नहीं है इसमें छुट्टी वाला। तो जुलाई से क्लास शुरू हो जाएगा, ये हम मतलब आपको बता दे रहे हैं। तो एमएससी में बस जुलाई से 6 महीना आपको पढ़ना होता है, उसके बाद आपका कोर्स ख़त्म। एग्ज़ाम हो जाए, फॉर्म कैसे अप्लाई आएगा? तो इस बार एग्ज़ाम सबका मार्च में शुरू हुआ ना, फरवरी से मई के बीच में एग्ज़ाम होना है, गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया तो उसके बाद ही आएगा। एनवलप्स एंड डेवलपेबल सर्फेसेस। एनवलप्स एंड डेवलपेबल सर्फेसेस लिखिए। इसमें पहली हेडलाइन फैमिली ऑफ सर्फेसेस। फैमिली ऑफ सर्फेसेस। पहले तो ये बताइए सरफेस का इक्वेशन क्या पढ़ा आपने? xi इज इक्वल टू xi u अल्फा, ये एक सरफेस का हो गया। अच्छा, फैमिली कैसे बनाते हैं, क्या मतलब होता है फैमिली का? कई सदस्य होंगे, जैसे आपका खुद का परिवार कई सदस्य होंगे, क्या पहचान है? सबका सरनेम एक होगा। जैसे आपकी फैमिली के जो सरनेम आप लगाती वही आपके पिता माता भाई बहन इन लॉज सब वही लगाएंगे। तो एक फैमिली की पहचान ये होती है कि उसमें कोई एक चीज़ कॉमन होती है। जनरली सरनेम कॉमन होता है, इस फैमिली में भी एक चीज़ कॉमन होगी, कोई एक ऐसा पैरामीटर होगा जो सब में कॉमन होगा। तो हम कहते क्या है कि अगर हम एक्स वाई जेड का फंक्शन ले लें, ये अगर ले लें तो ये सरफेस को दिखा रहा है। फैमिली चाहिए तो एक पैरामीटर कॉमन होना चाहिए, एक पैरामीटर कॉमन है, ये सरफेस कहलाएगा, ठीक है। कौन है भाई, लिखिए। लिखिए, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। एक काम करिए, एक बच्ची बैठी है अपने साथ की ऑनलाइन की 10 दिन है, इसको बोल दीजिए यहीं आके बैठ जाए, अभी तो चैप्टर शुरू ही हुआ है पढ़ने की, ऑफिस में है सामने। दूसरी वाली ये नहीं, एक और बच्ची है, इसको बोलिए।
चलिए देखिए, एनवलप और डेवलप, ठीक है। अभी हमने बताया कि ये नहीं था तो ये एक सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा था। फैमिली में कोई एक चीज़ क्या होती है, कॉमन, तो एक चीज़ हमने कॉमन ले ली ए। अगर ए की वैल्यू एक रेंज के लिए सेम है तो वो एक फैमिली में होंगे, ए की वैल्यू दूसरी है तो वो एक फैमिली में होंगे, ए की वैल्यू तीसरी है दैट विल बिलोंग टू द थर्ड फैमिली। ऐसे ये वेरी करेगा, सिंह फैमिली, कपूर फैमिली, गुप्ता फैमिली, गोयल फैमिली, मतलब इस तरह से फैमिली बनती है। तो एक चीज़ उसमें क्या होती है, कॉमन। आपके माता पिता, भाई बहन, इन लॉज, आप सब एक सरनेम के होते हैं, तो वो एक परिवार बनाते हैं। तो जब फैमिली की बात होगी वी विल गिव अ पैरामीटर, और वो पैरामीटर कुछ लोगों के लिए सेम होगा। जिन लोगों के लिए ए सेम होगा वो एक फैमिली में रखे जाएंगे। तो एफ एक्स वाई जेड ए, ये चार चीज़ मिलकर के क्या बनाएंगी, फैमिली। और फैमिली में पैरामीटर क्या होगा, ए पैरामीटर से ही एक फैमिली की रेंज आएगी। ए का मान 1 लिया, एक फैमिली, ए का मान 2 लिया, दूसरी फैमिली, ए का मान 3 लिया, तीसरी फैमिली, दैट इज फैमिली ऑफ सरफेसेस। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। तो हम लोग फैमिली ऑफ सरफेसेस का इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें हमेशा एक पैरामीटर होगा जो कि एक फैमिली को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। लिखिए, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एन इक्वेशन कर दीजिएगा, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, नीचे से लिखिए एफ एक्स वाई जेड कॉमा ए इज इक्वल टू 0। कहाँ से आती है, बहुत दूर है यहाँ से। अगले साल कोचिंग अब विजय चौराहे पे चलेगा, वहीं पे कंस्ट्रक्ट हो गया है। तो आपके जो साथ वाले बच्चे हो उनको बताइएगा कि नेक्स्ट सेशन अब वहीं चलेगा। वहाँ पे आपका सुमेर सागर रोड है ना, वहीं पे। अच्छा, तो सुमेर सागर रोड पे ही एकदम बिल्डिंग है, तो उस पर बैनर लग गया है लंबा सा, उसी में चलेगा। एफ एक्स वाई जेड कॉमा ए इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। नीचे से लिखिए वेयर ए इज कॉन्स्टेंट, वेयर ए इज कॉन्स्टेंट कॉमा रिप्रेजेंट्स द फैमिली ऑफ सरफेसेस, वेयर ए इज कॉन्स्टेंट कॉमा रिप्रेजेंट्स द फैमिली ऑफ सरफेसेस। अगर ए की एक वैल्यू देंगे तो एक फैमिली, दूसरी वैल्यू देंगे दूसरी फैमिली, थर्ड वैल्यू गिव्स थर्ड फैमिली। ठीक है, आपकी फैमिली सिंह फैमिली, मतलब सब सिंह होंगे, गुप्ता फैमिली में सब गुप्ता होंगे, कोई थर्ड श्रीवास्तव में सब श्रीवास्तव होंगे। तो फैमिली की पहचान ये होती है, एक चीज़ कॉमन होती है, वो एक चीज़ आपका सरनेम है। तो यहाँ एक चीज़ क्या कॉमन होगी, पैरामीटर ए विल सेम फॉर वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स, एक परिवार के लोगों के लिए ए सेम होगा। अब वही बात लिखवाने जा रहे हैं, नीचे से लिखिए इफ स्मॉल ए can take all real values, if small a can take all real values, that is if a is a parameter, that is if a is a parameter, then equation 1 represents one parameter family of surfaces, then equation 1 represents one parameter family of surfaces, one parameter family of surfaces, one parameter family of surfaces having a as parameter, having small a as parameter। आज डिग्जी खत्म हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद अगले 7 दिन में MS मतलब मैट्रिक स्पेस पूरा खत्म हो जाएगा, तो कोर्स मेरा खत्म। अब सर पढ़ाएंगे जो पढ़ाएंगे, ठीक है, 7-8 तक उनका भी खत्म हो जाएगा। दूसरी हेडलाइन डालिए, कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ फैमिली ऑफ सरफेसेस। कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ फैमिली ऑफ सरफेसेस, ये इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक कर्व कई बार पूछा जाता है, ठीक है।
ये आपका फैमिली ऑफ सरफेस है ना। इसी का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने चल रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। पहले का मतलब आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़े होंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमको ये नहीं पता कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन किसने पढ़ाया, क्या समझाया, लेकिन एक मोटा मोटी परिभाषा हम आपके दिमाग में बता रहे हैं। देखिए, जब भी आप लोग पढ़ाई करते हैं तो कोई भी शब्द का पहले शाब्दिक अर्थ समझिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई डेफिनेशन अगर मेट्रिक स्पेस में लग रही है तो वही सेम डेफिनेशन आपका डिफरेंशियल ज्योमेट्री में लगे या रियल एनालिसिस में लगे। क्राइटेरिया के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं कि आप उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं। जैसे क्राइटेरिया अगर मेट्रिक स्पेस का होगा तो चीज़ें बदल जाएंगी, क्राइटेरिया अगर रियल एनालिसिस का होगा तो चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन शाब्दिक अर्थ नहीं बदलता है उसका। जो उसकी चीज़ निकल के आती है वो नहीं। जैसे डिस्टेंस आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में 2 पॉइंट के बीच का कई बार निकाला होगा। अब आप लोगों ने यहाँ पे 75 तरीके का डिस्टेंस निकालने का तरीका देखा। ds स्क्वायर इज इक्वल टू जी आई जे डी एक्स आई डी एक्स जे, ds स्क्वायर इज इक्वल टू जी आई जे जी अल्फा बीटा डी यू अल्फा डी यू बीटा, ds स्क्वायर इज इक्वल टू डी अल्फा बीटा डी यू अल्फा डी यू बीटा। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि आपका दायरा बदल गया। कभी आपने रिमानियन लिया, कभी आपने एन डायमेंशन लिया, कभी आपने फर्स्ट फंडामेंटल मेट्रिक लिया, कभी आपने सेकंड फंडामेंटल मेट्रिक लिया। तो होता क्या है, क्राइटेरिया के हिसाब से सोच, चीज़ें सब बदलती हैं। लेकिन दूरी का मतलब दूरी, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। अब वो चाहे मेट्रिक स्पेस में आपने अलग अलग तरीके से निकाला, मेट्रिक स्पेस में आपने देखा कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 और 1, ठीक है। जब x इज इक्वल टू वाई, एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई, तो दूरी वही है, सोच नज़रिया बदल गया। तो जैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का पहले शाब्दिक अर्थ समझिए। चरित्रार्थ करने वाला इक्वेशन, क्या चरित्रार्थ करेगा? उसके नेचर को। पारिवारिक जीवन में सोचिए, कई बार आप कहते हैं अरे यार वो परिवार बहुत ख़राब है। क्यों ख़राब है? बहुत चिकट सोच का है, बहुत नैरो माइंडेड है, थोड़े से अनपढ़ टाइप के लोग हैं, समाज में फिट नहीं होते हैं। तो ये उस परिवार का कैरेक्टरिस्टिक है। किसी के लिए आप कहते हैं नहीं यार ये परिवार तो बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा परिवार है, सोच इनकी बहुत ब्रॉड है और बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली है, सारे लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सद्विचार के हैं, मतलब बहुत फैमिलियर हैं, समाज में उठते बैठते हैं, हंसते बोलते हैं। 2 परिवार, दोनों के लिए 2 तरह की बातें, ये उनका कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब ये उनका चरित्र है। हो सकता है इस परिवार में कोई एक अच्छा व्यक्ति भी हो, लेकिन वो बाकी सबकी चपेट में आकर बर्बाद हो गया। तो एक परिवार को देखने का जो नज़रिया होता है उसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एक परिवार को चरित्रार्थ करता है, एक परिवार के बारे में सब चीज़ फिगर आउट करता है। तो यहाँ पे हम लोग इस फैमिली के बारे में सारी चीज़ फिगर आउट करने चल रहे हैं। किसके माध्यम से? एक इक्वेशन के माध्यम से। ठीक है, लिखिए द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 surfaces, the curve of intersection of 2 surfaces, the curve of intersection of 2 surfaces, मतलब आपने 2 परिवार ले लिए, 2 परिवार लिए, ठीक है। पहली फैमिली लेंगे एफ एक्स वाई जेड कॉमा ए इज इक्वल टू 0, दूसरी नेबरिंग फैमिली लेंगे एफ एक्स वाई जेड कॉमा ए प्लस डेल ए इज इक्वल टू 0। 2 नेबरिंग फैमिली ले ली, ठीक। 2 फैमिली इंटरसेक्ट करती है तो एक कर्व देती है। आप लोगों ने ये पहले भी पढ़ा है सरफेसेस में कि 2 सरफेस इंटरसेक्ट करते हैं तो फैमिली। सरफेस का इंटरसेक्शन कैसे लिखते हैं? बीच में कॉमा लगा के। इसका मतलब ये दोनों सरफेस हैं, इंटरसेक्ट करके एक कर्व दे रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक निकला, 2 सरफेस इंटरसेक्ट करके एक कर्व देंगे, ठीक है। लिखिए 2 surfaces ऑफ द फैमिली, फिर से बोल रहे हैं द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन, सुनिएगा, द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सरफेस ऑफ द फैमिली। 2 सरफेस की फैमिली है, इसके इंटरसेक्शन से क्या मिलेगा? कर्व। The curve of intersection of 2 surfaces of the family with parameter a and a plus del a, with parameter a and a plus del a is given by the equation ये ऐसे कॉमा देके लिखिए
ये लीजिए, इज गिवन बाय द इक्वेशन, नहीं चल रहा है, आप ही लोगों की देन होगी। इज गिवन बाय द इक्वेशन, ये हो गया, हो गया, हो गया, मिल गया। देन जरा ब्लैक बोर्ड पे देखिए, LHS को LHS से सब्सट्रैक्ट करेंगे, RHS को RHS से सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो LHS को LHS से करेंगे तो मिलेगा f x y z कॉमा a प्लस डेल ए माइनस f x y z कॉमा a इज इक्वल टू 0 माइनस 0 दैट इज 0। अगर दोनों तरफ, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? डेल ए का। कितने का डिफरेंस है? डेल ए का। x से x मैच कर रहा है, y से y मैच कर रहा है, z से z मैच कर रहा है, इसके बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो डेल ए। अगर दोनों तरफ उससे डिवाइड कर दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिखिए, बस छोटा सा 1-1.5 पेज का चैप्टर ये और है, केवल थियोरेटिकल पोर्शन इससे आता है, समझा इसलिए दे रहे हैं, कोई पूछे तो कम से कम बताने लायक रहे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। टाइम है इसलिए समझा दे रहे, वरना सीधे हेडलाइन डलवा देते कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कभी कोई पूछे क्या होता है तो गायब। अच्छा, कई बार हमने आप लोगों को लिमिटिंग पोजीशन समझाया है ना। लिमिटिंग पोजीशन का क्या मतलब होता है? पहली बात तो लिमिटिंग पोजीशन किसके किसके बीच में निकलती है। आप घंटा घर पे हो, एक गोल घर पे हो, तो उसकी लिमिटिंग पोजीशन नहीं निकलेगी। लिमिटिंग पोजीशन केवल और केवल 2 नेबरिंग पॉइंट्स के बीच में निकलती, तो ये नेबरिंग फैमिली हो गई। इसकी लिमिटिंग पोजीशन का मतलब ये होता है कि पड़ोसी अपनी पोजीशन पे आने लग जाए। मतलब अगर किसी कर्व पे 2 पॉइंट्स है नेबरिंग पॉइंट्स, तो Q कहाँ टेंड करने लग जाए? P पे। दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग पोजीशन। अगर इसकी फैमिली A से इंडिकेशन है, इसकी फैमिली डेल A से इंडिकेशन है, एक्स्ट्रा कौन हुआ? डेल A। तो जब ये इस पे टेंड करेगा तो डेल A घटता जाएगा। डेल A घटता जाएगा मतलब डेल A कहाँ टेंड करेगा? 0। ये हर जगह एप्लीकेबल है, MS में भी, रियल में भी, इसमें भी, जहाँ पढ़ेंगे वहाँ। तो लिमिटिंग पोजीशन या लिमिटिंग कंडीशन के लिए पहली चीज़ तो ये ज़रूरी है, मैकेनिक्स में पिछले साल हमने पढ़ाया था कि दोनों नेबरिंग पॉइंट होते हैं और एक पॉइंट दूसरी तरफ क्या करता है? टेंड। तो जो एक्स्ट्रा डेटा होता है वो कहाँ टेंड करता है? 0 पे। इसकी भी लिमिटिंग पोजीशन लेंगे तो एक्स्ट्रा डेटा कौन है? डेल A। डेल A कहाँ टेंड कर जाएगा? 0 पे। लिखिए, नीचे से लिखिए, द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ द कर्व, द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ द कर्व एज डेल A टेंड्स टू 0, द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ द कर्व एज डेल A टेंड्स टू 0 becomes जैसे ही डेल A 0 पे टेंड करेगा ये हट जाएगा, ये हट जाएगा तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। सेम हो जाएंगे मतलब f x y z कॉमा a इज इक्वल टू 0 एंड जैसे ही आप यहाँ पे लिमिट लगाओगे ना लिमिट डेल A टेंड्स टू 0, डिफरेंशिएशन की परिभाषा, प्रथम सिद्धांत से अवकलन, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। चूंकि यहाँ पे 2 पैरामीटर है a और a प्लस डेल A, इसका मतलब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन की कंडीशन में कन्वर्ट होगा। दैट मीन्स डेल f अपॉन डेल A इज इक्वल टू 0। ठीक है, लिखिए, यही रिजल्ट है। हो गया, नीचे से लिखिए, दिस लिमिटिंग पोजीशन इज कॉल्ड, दिस लिमिटिंग पोजीशन इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फैमिली ऑफ सर्फेसेस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द
family of surfaces. This limiting position is called the characteristic of the family of surfaces. हो गया. नेक्स्ट लिखिए एनवलप. हेडलाइन डालिए एनवलप. क्या होते हैं एनवलप? कभी पढ़ा है? लिफाफा. अरे कभी एनवलप का इक्वेशन निकाला है? हाँ, फर्स्ट ईयर में था. एनवलप निकालना मतलब लिफाफा बनाना. लिफाफा बनाने का मतलब अगर हमको फैमिली ऑफ सरफेस का एनवलप चाहिए तो एक बाहरी कवच चाहिए होगा जो पूरे परिवार को ढके. जैसे आपका एनवलप आपका घर है, परिवार के हर एक सदस्य को ढकता है. एक छत है आपके सिर के ऊपर जो आपको कवर की हुई है. हाँ, तो इसी एनवलप को हम निकालेंगे. ठीक है, लिखिए. अभी हमने एक शुरुआत में ही आपको बात बताई थी, जैसे जैसे ए वेरी करेगा अलग अलग फैमिली मिलेगी. सिंह, श्रीवास्तव, गोयल, गुप्ता, अलग अलग परिवार मिलेगा. तो जैसे जैसे ए वेरी करता है अलग अलग तरह की फैमिली मिलने लगती है. ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिए. एक फैमिली की पहचान ये है कि उसमें उन सबके लिए सरनेम सेम होगा, मतलब ए की वैल्यू सेम होगी. अलग अलग फैमिली के लिए ए की वैल्यू अलग अलग होगी. दैट मीन्स ए की अलग अलग वैल्यू अलग अलग फैमिली ऑफ सरफेस को इंडिकेट करेगी. यही बात लिखवा रहे हैं. लिखिए एज द पैरामीटर स्मॉल ए वेरीज, as the parameter small a varies, comma, the equation f x y z comma a is equal to 0, del f upon del a is equal to 0. अलग अलग फैमिली के इंटरसेक्शन से अलग अलग कर्व. ए की वैल्यू बदली एक फैमिली, ए की वैल्यू बदली दूसरी फैमिली, ए की वैल्यू बदली तीसरी फैमिली. पहली फैमिली इंटरसेक्ट करके पहला कर्व, दूसरी फैमिली इंटरसेक्ट करके दूसरा कर्व, तीसरी फैमिली इंटरसेक्ट करके तीसरा कर्व. मतलब अलग अलग तरह के कर्व देगी. ये केवल इतना अलग अलग फैमिली देगी. ये कर्व का इक्वेशन है तो ये अलग अलग कर्व देगा. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द कर्व ऑफ फैमिली ऑफ सरफेसेस. ये कर्व का इक्वेशन है, ये सरफेस का इक्वेशन है. ठीक है, लिखिए विल गिव डिफरेंट कर्व्स. विल गिव डिफरेंट कर्व्स. याद रहेगा ना, ये किसका इक्वेशन है? फैमिली ऑफ सरफेसेस. ये किसका इक्वेशन है? फैमिली ऑफ कर्व्स. ए की अलग अलग वैल्यू से अलग अलग कर्व, दैट इज फैमिली ऑफ कर्व. ये केवल इतना. और जब दोनों को आपने कंबाइंड करके लिख लिया तो वो क्या दिखाया? कर्व दिखाया. ये कंबाइंड इक्वेशन है क्योंकि बीच में क्या लगा है? कॉमा लगा है. ये भी अलग सरफेस है, ये भी अलग सरफेस है, लेकिन जब दो सरफेस इंटरसेक्ट करते हैं तो कर्व. और कॉमा दे के लिखने का मतलब क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस. ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले आपने पढ़ा था. स्ट्रेट लाइन में या इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स गिव्स अ स्ट्रेट लाइन. नीचे से लिखिए विल गिव डिफरेंट कर्व. विल गिव डिफरेंट कर्व, फुल स्टॉप. So equation 1 इसी को डालिएगा इक्वेशन 1. So equation 1 represents a family of characteristics. So equation 1 represents the family of characteristic. So equation 1 represents the family of characteristic. ठीक है, फुल स्टॉप. द लोकस ऑफ ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक, द लोकस ऑफ ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक is called the envelope of the
सिस्टम ऑफ सरफेस। कैसे निकालते थे एनवलप? इज कॉल्ड द एनवलप ऑफ द सिस्टम ऑफ सरफेस। चलिए बताइए, बीएससी फर्स्ट ईयर में कैसे निकालते थे एनवलप को? कुछ याद है? एक पैरामीटर होता था, उस पैरामीटर को आप रिमूव कर देते थे किसी भी तरीके से। अगर पैरामीटर हट जाता था तो जो मिलता था वो एनवलप कहलाता था। हमने यहाँ आपको क्या लिखवाया कि ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में डिफरेंट कर्व्स को दिखाएंगे। कितने इक्वेशन हो गए? 2। एक पैरामीटर को हटाने के लिए 2 इक्वेशन की ज़रूरत होती है। अगर इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से किसी भी तरीके से आप पैरामीटर ए को रिमूव कर गए तो जो मिलेगा वही इसका एनवलप कहलाएगा। एनवलप का मतलब सीधे सीधे पैरामीटर को हटाना। पैरामीटर हट गया तो एनवलप मिल गया। ठीक, लिखिए, दस द इक्वेशन ऑफ एनवलप, thus the equation of envelope is obtained by, thus the equation of envelope is obtained by eliminating small a, eliminating small a from the equation, eliminating small a from the equation। इसी को नीचे लिख लीजिएगा। ठीक है, मतलब मोटा मोटी एनवलप के लिए पैरामीटर को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। एक पैरामीटर को हटाने के लिए कम से कम 2 इक्वेशंस की ज़रूरत होती है। ये वही 2 इक्वेशंस हैं। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन कंबाइंड फॉर्म में क्या देंगे? कर्व। अलग अलग क्या देंगे? फैमिली ऑफ सरफेसेस। अलग अलग क्या देंगे? फैमिली ऑफ सरफेसेस। ए को हटा दिए तब ये क्या देगा? सरफेस। ए रहेगा तो फैमिली ऑफ सरफेस, कंबाइंड होगा तो फैमिली ऑफ कर्व। ठीक है, चलिए लिखिए नेक्स्ट, द एज ऑफ रिग्रेशन पूछा जाता है। ये ऐसे ही, डिफाइन एज ऑफ रिग्रेशन, ऐसे ही बताता है ये, डिफाइन एज ऑफ रिग्रेशन। हो गया, लिखिए, द टू नेबरिंग characteristic equation, the two neighboring characteristic equation is given by, the two neighboring characteristic equation is given by, यहाँ देखिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यही है। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है? एफ एक्स वाई जेड कॉमा ए का। हमको 2 पड़ोसियों का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है। तो अगर एक ए है तो इसका पड़ोसी कौन होगा? ए प्लस डेल ए। ठीक, सबसे पहले हम ए का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख रहे हैं। एफ एक्स वाई जेड कॉमा ए का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो मिलता है एफ एक्स वाई जेड कॉमा ए इज इक्वल टू 0, डेल एफ अपॉन डेल ए कॉमा इज इक्वल टू 0, जहाँ एफ किसका फंक्शन है? एक्स वाई जेड ए इज इक्वल टू 0। लेकिन हमको तो इसके पड़ोसी का भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए, तो इसका पड़ोसी कौन होगा? एक्स वाई जेड ए प्लस डेल ए। इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए इसको 0, डेल एफ अपॉन डेल ए एक्स वाई जेड ए प्लस डेल ए इज इक्वल टू 0। ये दोनों इसके क्या हो गए? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गए। दोनों क्या हो गए? 0। लिखिए, हो गया। अब ये दोनों एक फैमिली पे लिमिटिंग पोजीशन अगर लेंगे तो डेल ए क्या कर जाएगा? टेंड्स टू 0। लिखिए, इन जनरल
intersect at a point, in general intersect at a point, the limiting position del A tends to 0, the limiting position del A tends to 0 is called characteristic point, and is obtained by the equation, देखिए एज ऑफ रिग्रेशन बता रहे हैं कैसे निकलता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एज ऑफ रिग्रेशन इन दोनों का, जैसे ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वही आपका लिमिटिंग कंडीशन कहलाती है। लिमिटिंग कंडीशन में डेले कहाँ टेंड कर जाता है, 0। अब देखिए यस अच्छा हाँ दे देंगे, चलो बैठो। चलिए डेले को टेंड्स टू 0 करिए तो मिलेगा f x y z कॉमा a इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिलेगा, डेल अपॉन डेल ए f x y z कॉमा a इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बेटा है मेरा, सबसे ज़्यादा हमको डिस्टर्ब करता है यही पढ़ाते टाइम। जब भैया को चॉकलेट ला के दो ऊपर से, जाओ ले लो, ये लो ये वाला फ़ोन लेकर जाओ फटाफट, मम्मी आ रही है। लो टॉम तो अब इसमें कोचिंग वाले में है ना, कैसे इसमें से मिलेगा, पापा से क्या तो उसमें डाउनलोड कर देंगे। जाओ 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 पापा, अरे पापा गए घूमने, तुम्हारे कोचिंग जा रहे हैं। देखिए रिग्रेशन के लिए सेकेंड ऑर्डर को भी आप 0 करोगे तो del 2f अपॉन del a स्क्वायर, कौन x y z कॉमा a, ये भी क्या हो जाएगा 0। तो रिग्रेशन का केवल ये मतलब है f फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये तीनों क्या होंगे 0। रिग्रेशन आते ही आप इन तीनों को क्या कर देते हैं 0, और रिग्रेशन मिलता कब है, लिमिटिंग पोजीशन में, मतलब डेले कहाँ टेंड करेगा 0 पे। उतारिए, यस वीडियो बन रहा है यार, टॉम वाला चाहिए। ये उतारिए पापा वाले, देखो मैंने क्या करूँगा। नीचे से लिखिए, द locus of all such characteristic point, the locus of all such characteristic point, the locus of all such characteristic point for which different values of a, for which different values of a small a form a curve, मतलब a की अलग अलग वैल्यू अलग अलग कर्व देगी। समझ रहे हैं मेरी बात? देखिए सबसे पहले इस पे ऑब्जर्व करिए, क्या था, फैमिली ऑफ सरफेस, ये फैमिली ऑफ नेबरिंग सरफेस, कंबाइंड करके लिखा फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ नेबरिंग कर्व। लिमिटिंग पोजीशन में दोनों कट किए, किस पॉइंट पर, एक पॉइंट पर, वो पॉइंट जो भी हो, ये लिमिटिंग पोजीशन हो गई, एक पॉइंट मिल गया। तो ये जो आपको लिखा है इसका लोकस ले लीजिए। लोकस लेंगे तो ए को क्या करेंगे, हटाएंगे। लोकस लेने पे जो वो मिलेगा वो एक पॉइंट को दिखाएगा जिसको पॉइंट ऑफ रिग्रेशन कहते हैं। फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ नेबरिंग कर्व इंटरसेक्ट किए लिमिटिंग पोजीशन में, विल गिव अ पॉइंट, और उसी पॉइंट में से जब आप ए को हटा देंगे
तो वो अब पॉइंट ऑफ रिग्रेशन कहलाएगा या एज ऑफ रिग्रेशन। एज का मतलब होता है कोर, एक छोर, वो छोर इसी से मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे स्क्वायर होता है, एज क्या होता है, ये एक पॉइंट, इसी को एज कहते हैं, उसी को एज कहते हैं, है ना। चलिए लिखिए, द लोकस ऑफ ऑल सच कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट फॉर विच डिफरेंट वैल्यू ऑफ ए फॉर्म अ कर्व कॉल्ड एज ऑफ रिग्रेशन, called edge of regression of the envelope, called edge of regression of the envelope, and its equation is obtained by eliminating small a between equation 1, ठीक है। नेक्स्ट हेडलाइन, रूल्ड सरफेस। रूल्ड मतलब क्या होता है, धारी, एक धार किसको रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेट लाइन को। स्ट्रेट लाइन को जोड़ जोड़ के एक सरफेस बना दो, उसी को रूल्ड सरफेस कहते हैं। ये सरफेस है ना ब्लैक बोर्ड, एक धार, दो धार, तीन धार, चार धार, पांच धार, 6 धार, 7 धार, 8 धार, 10 धार, इतनी सारी धारियां इकट्ठी होंगी तो क्या बन जाएगा, रूल्ड सरफेस। पुराने ज़माने में चटाइयाँ चलती थी, बिन बिन के चटाई बन गई, रूल्ड सरफेस। क्या कीजिए कि स्ट्रेट लाइन लीजिए, उसमें एक पैरामीटर जोड़ दीजिए, पैरामीटर को बदलेंगे तो अलग अलग स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन जो मिल करके बनाती है वही क्या कहलाता है, रूल्ड सरफेस, ठीक है। लिखिए, a surface which is generated by the motion of one parameter, family of straight line, the motion of one parameter family of straight line is called a ruled surface, रूल्ड सरफेस को बनाने में किसने योगदान दिया, लाइन ने, और जो बनाता है उसको जनरेटर कहते हैं, जो जनता है उसको जनरेटर कहते हैं। एंड द लाइन इज कॉल्ड अ रूल्ड सरफेस एंड द लाइन इज कॉल्ड इट्स जनरेटिंग लाइन, हो गया। लाइन चेंज करके, सम रूल्ड सरफेस आर, लाइन चेंज करके, सम रूल्ड सरफेस आर कोन्स, कॉमा सिलेंडर्स एंड कॉनिकॉइड्स। नेक्स्ट है डेवलपेबल सरफेस, बस लास्ट हेडलाइन है ये। डेवलपेबल सरफेस क्या चाहिए, डेवलपेबल सरफेस, ये प्लेन से बनता है। रूल्ड सरफेस स्ट्रेट लाइन से, प्लेन में एक पैरामीटर बदलते जाइए तो जो बनेगा वो डेवलपेबल सरफेस होगा। तो किसको बदलना है, प्लेन के इक्वेशन में एक पैरामीटर को लगा दीजिए, पैरामीटर को बदल दीजिए, जो मिलेगा वही क्या कहलाएगा, डेवलपेबल सरफेस। लिखिए, द एनवलप ऑफ अ सिंगल पैरामीटर, family of planes, the envelope of a single parameter family of planes is called a developable surface
is called a developable surface, is called a developable surface or simply a developable, or simply a developable, full stop. The word developable is used, the word developable is used, the word developable is used due to fact, due to fact that the surface may be, that the surface may be developed into a plane, developed into a plane without stretching and tearing, मतलब बिना खींचे या बिना फाड़े, without stretching and tearing. डिफरेंशियल ज्योमेट्री पूरा पूरा ख़त्म। पेज नंबर 244 पे एग्जाम्पल 1 और 2, हो सकता है आपकी किताब में 10-5 पेज आगे पीछे करके हो, देखिएगा, वैसे मोस्ट प्रोबेबली मिल जाता है, हमको लगता है कि हम शायद नई किताब से ही मार्क किए हैं। पेज नंबर 144 पे एग्जाम्पल, सॉरी 244 पे, पेज नंबर 244 पे एग्जाम्पल 1 और 2, ठीक है। कोर्स पूरा डीजी का ख़त्म, नोट्स इनफ है, अब बस पढ़िए, ठीक है। चलिए।